मरियम, आप इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं और आप इन्वायरमेंटल चेंजेस को बड़े अच्छे से समझती हैं। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में मानसून के असरात हर साल शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं? इसके पीछे एक तो साइंसी वजूहात क्या हैं और इसके अलावा इस सबको कुदरती आफत हम कह सकते हैं या ये हुकूमती पॉलिसियों की नाकामी और गफलत का नतीजा है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो सदियों से ये टर्म यूज़ होती आ रही है कुदरती आफ़त, ये तब तक कुदरती थी जब तक इंसान ज़मीन पे कम थे और एक बैलेंस था नेचर के अंदर। इसीलिए जब भी थोड़ा बहुत सैलाब आता था जिसमें बहुत नुकसानात नहीं होते थे, तो हम इनको कुदरती आफ़ात का नाम देते हैं। लेकिन आजकल ये जो फिनोमेनस हैं क्लाइमेट एक्सट्रीम्स के, ये कुदरती बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। ये मैन मेड हैं, ये ह्यूमन मेड हैं अब, क्योंकि इंसान इसमें कंट्रीब्यूट करें। जो साइंटिफिक रीज़न इसका ऐसे वाक़यात का है, वो डेफ़िनेटली आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं। ग्रीन हाउस गैसेज़ वो गैसेज़ होती हैं जो आपके फॉसिल फ्यूल की कंज़म्पशन से जो है वो रिलीज़ होती हैं, और इसमें वेरियस सेक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट आपके कर रहे होते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में रहती और हीट ट्रैप करती हैं, और उसकी वजह से आपके दर्जा हरारत जो है वो बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा आपकी ये वेदर पैटर्न्स जो होते हैं, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, उसको अफेक्ट करते हैं। इनडायरेक्टली ये आपके लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर करते हैं। ग्लेशियर्स की मेल्टिंग का सबब बनते हैं। पूरी दुनिया में आप देखें कि जो डेवलप्ड ममालिक हैं, जिनको ग्लोबल नॉर्थ भी कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी एमिशंस में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अगर मैं कुछ नाम ले सकूँ तो जिसमें आप देखें चाइना है, यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन इंडिया भी इसमें शामिल है। तो पाकिस्तान, ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है जिसकी वजह से उसके असरात पाकिस्तान पे भी होते हैं। दूसरे फैक्टर्स होते हैं आपके लोकल फैक्टर्स, वो भी आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो भी आपके वेदर पैटर्न्स और आपके क्लाइमेट चेंज जो होता है उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। और लोकल जो आपके फैक्टर्स में वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आप देखें कि किस तरह से प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं, जिसकी वजह से आपका वेजिटेशन कवर रिमूव होता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट्स की जाती है। और मेरा ख्याल है कि वो अप्रूवल जो है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ही आपके देते हैं, और आई थिंक वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को सही तरह से चेक नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें उस तरह से ना दरख्त लगाए जाते हैं, ना उस तरह से जो स्विच का सिस्टम है उसको रखा जाता है, ना ये चेक किया जाता है कि लीगली या इलीगली कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो वो आपके बरसाती नालों के ऊपर तो कहीं नहीं है। तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज एक फैक्टर है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, ये सारे किस्म के जो वेस्ट हैं वो एक और इशू है। और ये इशू इसलिए है क्योंकि जब भी बारिशें होती हैं, आप देखें तो जो बरसाती नालों के इर्द गिर्द लोग रहते हैं या जो नहीं भी रहते हैं, वो आपके कूड़ा जो है वो नालों के अंदर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से आपके नाले ब्लॉक हो जाते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया मरियम, जो ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो बरसाती नालों पर बनाई गई हुई हैं। और हालांकि माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक ये कई सालों से एक्सपर्ट्स ये खबरदार कर रहे थे, इस हवाले से हुकूमतों को अहम इकदाम की लेने की ज़रूरत थी, लेकिन हमने देखा कि मुसलसल गुज़श्ता सालों से ये सब होता आया है। अब ये बताइए, नए सिरे से अब इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या इकदामात लेने चाहिए? जी देखिए, अब जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ लीगली या इलीगली बन गई हैं, उसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं। मेरे ख्याल है ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है कि उनको डिमोलिश कर दिया जाए। मूविंग फॉरवर्ड हम ये कर सकते हैं कि मज़ीद जो हर शहर के ओरिजिनली बरसाती नाले जो अब ब्लॉक हो चुके हुए हैं, या वेस्ट की वजह से या आपके हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से, हमें चाहिए हमें से मुराद गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नए बरसाती नालों का तयन करे, ताकि पानी जब भी फ्लो हो उसके मुताबिक इंजीनियर्स को इन्वॉल्व करके नए बरसाती नाले बनवाएं ताकि पानी फ्लो कर सके, नंबर एक। दूसरा ये कि मूविंग फॉरवर्ड हमें वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जाना चाहिए, ना कि हॉरिजॉन्टली हम जो घर बड़े बड़े बना रहे होते हैं। और जो वर्टिकल हाउसिंग है उसमें भी आप देखें कि टेरेसेस और रूफ टॉप्स में गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएं। चाइना बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है इसके लिए। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टली लोगों के एग्जिस्टिंग घर हैं, उसमें इंडिजिनस ट्रीज जो हैं वो कम अज कम एक दरख्त पर हाउस जो है, ये एक रूल गवर्नमेंट को बना देना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपके जो दरख्त होते हैं वो ना सिर्फ सैलाब से आपको बचाने में मददगार होते हैं, सॉइल इरोजन से आपको बचाते हैं, बल्कि टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं। मरियम, आप क्या समझती हैं, क्या हुकूमत ने क्लाइमेट इमरजेंसी को मद्देनजर रखते हुए किसी तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की है? एनडीएमए की मौजूदा सलाहियत और तैयारी को आप किस हद तक मुअस्सर समझती हैं?
जी काफ़ी दहाइयों से ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके जो इक़दामात हैं वो इनइफ़ेक्टिव हैं और इसकी रीज़न मैं सिर्फ पॉलिसी मेकर्स या पॉलिटिशियंस को ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि आप देखें कि कोई भी गवर्नमेंट आती है 1947 से लेके अब तक फॉर व्हाटएवर रीज़न उनका टेन्योर कंप्लीट नहीं होता है और उससे होता ये है कि आप देखें कि पहले 1 डेढ़ साल में गवर्नमेंट सेटल इन होती है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं कि पॉलिसीज़ जो है वो बनाएं और उन पॉलिसीज़ को प्रोसेस के थ्रू जब बना लिया जाता है, तो जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वो गवर्नमेंट डिमोलिश होके हालात कुछ चेंज हो जाते हैं पाकिस्तान में। तो फिर हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये होती है कि कोई पॉपुलर किस्म के डिसीजंस लें, मिसाल के तौर पर कहीं पुल बना दिया, कहीं सड़क बना दी, जो लोगों को नज़र आए कि अच्छा हम कोई काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लॉन्ग टर्म जब आप प्रोजेक्ट्स करेंगे, सस्टेनेबल किस्म के प्रोजेक्ट्स करेंगे, चाहे कोई गवर्नमेंट आए या ना आए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हों जो सस्टेनेबल आपके हों, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, वरना एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी आके उसको ख़त्म कर देती है, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है। बिल्कुल मरियम, आइंदा सालों में पाकिस्तान को किन बड़े माहौलियाती खतरात का सामना हो सकता है और उनसे निपटने की राह क्या है? मीडिया और आवाम में क्लाइमेट एजुकेशन की कमी किस हद तक माहौलियाती बहरान को बढ़ावा दे रही है? जी, एब्सोल्युटली आप देखें कि जो ट्रेंड्स आप देख रहे हैं और जो बिज़नेस एज़ यूजुअल मिशन का चल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो आप पाकिस्तान को जो है वो तैयार रहना चाहिए कि आपकी प्रोलॉन्ग्ड किस्म की हीट वेव्स और इंटेंस किस्म की आपकी हीट वेव्स आपको देखने को मिलेंगी। आपको मज़ीद फ्रीक्वेंट फ्लडिंग आपको देखने को मिलेगी, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल आपको मानसून में मिलेगा और वाटर स्कैर्सिटी जैसे हालात आपको सर्दियों में मिलेंगे। इसी तरह जो है वो इन हालात के बाद पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए कि इतनी फ्लडिंग के बाद जो है वो एपिडेमिक का भी खतरा हो सकता है, बीमारियों का जो स्किन है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं सैलाब की वजह से ये हो सकते हैं क्योंकि वेस्ट और कचरा सारा जो आपके पोल्यूशन है वो सैलाब में पानी के अंदर है और लोग अगर इससे एक्सपोज हो रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज उनको होंगे। तो इसका मूविंग फॉरवर्ड सोल्यूशन जो है वो 2 तरह का है, एक इंटरनेशनल लेवल पर और एक गवर्नमेंट लेवल पर। गवर्नमेंट लेवल पर तो मैंने कुछ आपको सॉल्यूशंस थोड़ी देर पहले बताए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के गवर्नमेंट को जो है उनको चाहिए कि वो प्रिपेयर्ड होके जाएं, अपने प्लान बना के जाएं कि जो हम फंडिंग का मुतालबा कर रहे हैं लॉस एंड डैमेज फंड में, उसके अंदर जो है वो हम नेगोशिएशन G77 कंट्रीज में पाकिस्तान है प्लस चाइना जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हर साल करते हैं। ये अभी नवंबर दिसंबर में जो नेगोशिएशन होंगी वो आपकी ब्राजील में हो रही होंगी, तो उसमें जो है वो पाकिस्तान शुड कीप पुशिंग। लेकिन सिर्फ लॉस एंड डैमेज जो आपका इकोनॉमिक है वो सिर्फ नहीं होना चाहिए बल्कि नॉन इकोनॉमिक लॉस एंड डैमेज को भी पाकिस्तान को हाईलाइट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मरियम शबीर, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, गजा इस वक्त अलमिए की बदतरीन मिसाल बन चुका है जहाँ जिंदगी महज बका की जंग है। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अदारे सेहत के एदाद शुमार एक भयानक हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। सिर्फ गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के क़याम के बाद से अब तक 1054 फ़लस्तीनी खुराक लेने की कोशिश में इसराइली अफवाज के हाथों शहीद हो चुके हैं। उनमें से 766 अफराद GHF मराकज़ के करीब और 288 अक़वाम मुत्तहिदा के काफ़िलों के आसपास निशाना बने। ये अलमनाक सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आई जब इसराइल ने 2 माह से ज़ायद अरसे तक गजा में खुराक की तरसील रोक कर कहत के खतरात को हकीकत में बदल दिया। अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मुताबिक गुज़श्ता 3 दिनों में 21 बच्चे भूख से दम तोड़ चुके हैं और अस्पतालों में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार नए मरीज मुसलसल लाए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस सूरत हाल को हौलनाक तमाशा और हालिया तारीख में तबाही की मिसाल करार दिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के तबी ज़राए ने बताया है कि आज सुबह से इसराइली फौज की वहशियाना फायरिंग की जद में आकर शहीद होने वाले फ़लस्तीनी मुसलमानों की तादाद 43 हो गई है। तिब्बी ज़राए के मुताबिक 43 शुहदा में से 110 अफराद इमदाद की तलाश में थे कि इसराइली फौज ने उन्हें निशाना बनाकर शहीद कर दिया। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक आज 4 बच्चों समेत कम से कम 15 अफराद भूख और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठे। आलमी बरादरी की मुजरमाना खामोशी इस जुल्म में शराकत दारी के मुतरादिफ है। गजा की मौजूदा सूरत हाल कोई आम तनाज़े नहीं बल्कि इंसानियत के ज़मीर पर एक खुला सवाल है।